हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पे। तो हम प्यारे बच्चों पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ रहे थे? भौतिक विज्ञान। दूसरा चैप्टर अपन ने शुरू किया था, मात्रक एवं मापन। ठीक है। तो कल अपन ने क्या किया, सारी परिभाषाएं देख ली थी। MLT क्या क्या देखा था, इधर देखें तो अपन ने देखा था MLT, AK, मोल एंड कैंडेला। ये देखा था। मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर मतलब करंट, केल्विन मतलब ताप, मोल, ठीक है, और कैंडेला। क्लियर भाई? ये दो मैंने बताया था, थोड़े कम काम आते हैं। ठीक है, ये बता दिया था आपको। अब देखो क्या है। तो सामान्य प्रयोग के लिए ऐसा ही मात्रक को कहते हैं। कुछ अन्य मात्रक तो आपको पता है। मिनट क्या होता है? सेकंड। घंटा कितने होते हैं? 3600 सेकंड। और इसको 3600 सेकंड, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600, 60 इंटू 60। अरे क्लियर? 3600 कैसे आया? 60 इंटू 60। और ये 24 घंटे में, तो 60 इंटू 60 इंटू 24। अरे क्लियर है? यहाँ तक तो हो गया। चलो, अब क्या है, एक साल में कितना हो जाएगा? 365.25 से गुणा। अरे बढ़ता जाएगा ना। तो अब क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365.25। अरे क्लियर? तो एक साल में इतने सेकंड हो जाएंगे। क्लियर? फिर इसने कहा डिग्री। ठीक है, फिर इसने क्या कहा? लीटर। ठीक है, क्या बोला? लीटर। तो एक आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है भाई, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। अरे क्लियर है? 1 लीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब। याद रखना चाहिए, लीटर कभी कभी काम आ जाता है, केमिस्ट्री में भी आ जाता है। और फिजिक्स वालों को लीटर बड़ी दिक्कत देता है, इसलिए मैंने लीटर अच्छे से याद करा दिया। या इसको बोल सकते हैं, सुनना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोला? अरे क्लियर, सुनना क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ आपको। कैसे बताऊं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर। क्लियर? इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अरे ठीक है ना, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई। मान के चलो अपन 1 किलो घी का डबल है। किसका डबल है? घी का डबल। 1 लीटर, 1 लीटर घी का डबल है ना? घी लीटर में ही होता है। 1 लीटर लाए तो आप मानो 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई मान लो। वो घनाभाकार है। कैसा काम है? घनाभाकार। घनाकार, घनाकार, घनाभाकार में फर्क होता है। घनाकार। क्यूब कैसा है? क्यूब। क्यूब फॉर्म में है डब्बा घी का, 1 किलो का। ठीक है, मान के सरस घी है 1 किलो का। ठीक है, बाबा रामदेव का पतंजलि भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10 बाय 10 बाय 10। 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? लगभग 1 लीटर के आसपास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस से सोचना है। क्लियर? तो अब बताओ 1 लीटर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर मतलब एक स्केल होती है, 15 सेंटीमीटर होती है, उसमें 10 सेंटीमीटर हिसाब लगाओ, कितना इतना हो गया लगभग। अब इतना, इतना और इतना, इतना ही होगा ना? 1 लीटर इसी में आएगा। लॉजिक से, प्रैक्टिकली भी सोचा है अपन ने इसको कि हाँ भाई 1 किलो का डब्बा मिल्क फूड का भी देखते हैं तो लगभग डायमेंशन देखो तो इतनी हो। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो ये हो गया। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 लीटर होता है। चलो ठीक है। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे करेंगे? तो देखो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ध्यान से देखना। 1000 सेंटी कितना होता है? 10⁻²। सेंटी कितना होता है? तो 10⁻² मीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का क्यूब। और 10⁻³ और 10⁻³ और 10⁻⁻6, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 10⁻³ मीटर का क्यूब। आया कि नहीं आया? अरे यही आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। 10⁻³ मीटर क्यूब बोल दो या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, एक की बात है। ठीक है, चलो, समझदार मतलब समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये लीटर हो गया भाई। डिग्री, डिग्री बताता हूँ, चलो आओ।
डिग्री कैसे बताता हूँ, ये सब काम आएगा आपने, ये ध्यान रखना, इसीलिए बता रहा हूँ। आपको पता है 180 डिग्री क्या होता है, पाई होता है पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, गणनाओं में काम आएगा इसलिए मैं इतना आराम से बता रहा हूँ। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। तो अगर आपको पूछे 1 डिग्री कितना होगा, तो आप कहोगे सर पाई बट्टा 180, 180 उधर चला गया, 180 उधर चला गया, तो इधर क्या हो बच जाएगा, 1 डिग्री बच जाएगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, तो ये रेडियन हो जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में, यहाँ तक? तो ये देखो डिग्री वाला कहा गया, पाई बटा 180 रेडियन आया, ठीक है। अब बात करें 1 डिग्री में कितने सेकंड मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड। ये भी आपको याद रखना है। 1 डिग्री जैसे 1 घंटा होता है ना, वैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60। क्लियर है भाई, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ठीक है, ये अपने काम आएगा। चलो ठीक है, जब आगे आएगा और बता दूंगा। टन, टन क्या होता है, 1000 किलो। टन कितना होता है, 1000 किलो, आपको पता है 1000 किलो टन होता है, ठीक है भाई। कैरेट क्या होता है, 200 मिलीग्राम, क्या होता है, 200 मिलीग्राम। भाई इतना कोई काम का नहीं है। बार प्रेशर का है, बार किसका मात्रक है, प्रेशर का, मतलब मैं कह सकता हूँ बार है दाब का, किसका है, दाब का मात्रक क्या है भाई, बार। ठीक है भाई, क्यूरी रोजन ये आगे अपने काम के नहीं है, छोड़ दो भले, ठीक है। क्लियर, ये याद कर लो, मानक, मानक। हेक्टेयर भले कर लो बस। हेक्टेयर कितना होता है, 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर, एक हेक्टेयर कितना होता है, 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 बाई 100 हेक्टेयर, मतलब इतना हो गया, ठीक है। 100 मीटर बाय 100 मीटर, एरिया है ना, मीटर स्क्वायर है तो समझ में आ रहा है एरिया है। तो 10 की घात 4 है, इसका मतलब 100 मीटर बाय 100 मीटर, तो एक हेक्टेयर हो गया। 100 मीटर बाय 100 मीटर। मानक वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, एटमॉस, आ रही साउंड, एटमॉस्फेरिक, एटीएम बोलते हैं इसको। अरे क्लियर, मान वायुमंडलीय दाब मतलब, वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटीएम। क्लियर, और इसका मान कितना होता है, एटीएम का, एक एटीएम का, एटीएम या एक एटीएम कहते हैं, उसका मान कितना होता है, 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल। तो आपको एक चीज और बता दूं, ये आपने काम आएगी आगे। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल। अरे क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपने को सब समझ में आ गया। कोई काम की, अब अपन पॉइंट डालना है तो लिख लो, क्या क्या लिखो, मैं दूसरे मार्कर से आपको मार्क करके बता देता हूँ, आप सिर्फ वो लिख दो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। इसमें आ जाओ, एक तो ये लिख लो, 1 लीटर लिखो, ठीक है, 1 लीटर। एक ये लिख लो, 3600 सेकेंड, 1 घंटा। एक ये लिख लो, ब्लैक ब्लैक जो लिख रहा हूँ ना वो लिखते जाओ भाई, ठीक है। एक ये, बाकी इसमें कोई मतलब नहीं है, हाँ ये पूरा लिख लो मतलब, ठीक है। और क्या है, टन, टन भले ही लिख लो, बाकी अपने काम का नहीं है। ये वायुमंडलीय दाब, ये लिख लो, एक एटीएम ये लिख लो, एक रेडियन ये लिख लो, और ये इसके साथ ये भी लिख लो। जितना मैंने मार्क किया लिखते जाओ, टेबल बना के 4-5 मान लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिख लो आगे और भी आएंगे, ये तो अभी 4-5 काम ऐसे लिख लो, तो अपन ने जितना पढ़ा है उसमें से काम का माल अपने को जो मिला है अपन ने लिख लिया है। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ठीक है, ये हो गया नंबर 3 ये पूरा, ठीक है, ये हो गया 4, और एक हेक्टेयर लिखना है तो नंबर 5, बस 5 लिख लो, खूब है। पूरा टेबल के अंदर नहीं घुसना है, जितना आता है उतना ही लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ इसमें भी सिर्फ ये लिखना है आपको, घंटे का लिख लो बस, बाकी आप समझदार हो अपने आप, घंटा दिन दिन तो आप कर लोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए एनी टाइम कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 60 × 60, ठीक है, बस इतनी काम की चीज़ है अपने।
एक एटीएम का मान याद होना चाहिए 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। लीटर जरूर याद रखना, काम की चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है। हेक्टेयर कर दो, HA, कोई हेक्टेयर कोई काम आना नहीं है, ठीक है, लिख लो 5 लिख लो। 100 मीटर इंटू 100 मीटर, डेली रूटीन में कोई पूछ ले हेक्टेयर कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए 10⁴ मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर एक एरिया है, ठीक है। चलो आगे, जल्दी छापो जल्दी छापो, आगे बढ़ते फिर। क्लियर यहाँ तक? हाँ तुम्हारे बिल्कुल फास्ट चलने चाहिए, मिल्खा सिंह से तेज, ठीक है, और नीरज चोपड़ा के भाले से तेज। क्लियर है? अभी भाला चर्चा में है ना, है? अब देखो बीमा क्या होती है, ये लिखा है तो मैं सामने बता दूं, आगे जब बीमा पढ़ेंगे तो बता दूं। MLT ये जो भी है, इनके ऊपर जो घातें लगी ABCDE, ठीक है, तो अपन लिखेंगे MLT पर लगाई गई घातों को बीमा कहते हैं। किसको कहते हैं? घातों को। बात है समझ में? MLT ऐसे परिभाषा, MLT पर लगाई गई घातों को बीमा कहते हैं, अर्थात कोई भौतिक राशि है X, आगे जब आएगा तो बता दूंगा, अभी तो जब ये लिखा है तो मैंने कहा यही बता दूं। अगर ये हो तो यहाँ ABC को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। किसको कहते हैं? बीमा। बीमा ABC घाते होती है, घाते ही बीमा है, समझ में आया? MLT पर लगाई गई घातों को बीमा कहते हैं। क्लियर? इनको ये बक्से से बंद करें तो ये विमीय सूत्र हो जाता है, और बराबर में इधर भी जो भौतिक राशि उसको बक्से में बंद करें तो ये होती है विमीय समीकरण। ये है बीमा, सुनते जाना आगे और आएगा। ये है यहाँ तक विमीय सूत्र, और ये पूरा क्या है? विमीय समीकरण। क्लियर भाई? आगे आएगा तब देखेंगे, अभी जब ये लिखा था मैंने ये बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? ये टेबल के अंदर की बात है, स्फेरोमीटर वगैरह, ठीक है। लंबाई का मापन, किसका मापन? लंबाई का मापन, ठीक है। लाइन टू लाइन अपन देखते रहते हैं क्या है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है अपना लंबाई का मापन करना है अपने को, ठीक है। तो देखो लंबाई मापन, छोटी दूरियां तो अपन स्केल से नाप ले, नॉर्मल जो अपन नापते हैं आज तक 10वीं कक्षा तक अपन ने नापी ना, जो भी चीज है स्केल से नाप ली। आप वो इसी स्केल से यहाँ से चांद तक की दूरी नाप लो, तो पॉसिबल नहीं है ना, इतना स्केल ही नहीं भाई। क्लियर? और इतना स्केल बड़ा बना भी दिया जाए तो वो क्या होगा? ग्रेविटी के कारण मुड़ने लगेगा, पॉसिबल नहीं। तो बोले कि यार चलो ये बताओ कि कोशिका का साइज बताओ। तो आप कहोगे यार स्केल से कोशिका की साइज तो कैसे नापेंगे, कोशिका खुली आंखों से वैसे ही नहीं दिखती, तो उससे तो कैसे नापेंगे? तो इसका मतलब है कि जो जनरली अभी तक अपन पढ़ रहे हैं वो अपनी नॉर्मल स्केल से हो जाता था, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी है जिनकी लंबाई नापनी होती है, तो कुछ बहुत ज्यादा छोटी है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ी है। बात आ रही समझ में? तो इन छोटी का नापने के लिए एक अलग मेथड होगा, बड़ी को नापने के लिए एक अलग मेथड होगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? इसी मेथड को लेके चांद तारे इनकी दूरियों को साधारण स्केल से नापना संभव नहीं है। इसके लिए अपन इनके लिए अप्रत्यक्ष विधि यूज करते हैं, उसको कहते हैं लंबन विधि। क्या कहते हैं? लंबन विधि, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या है। लंबाई मापन की कुछ प्रत्यक्ष विधियों से आप पहले ही परिचित है। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक की लंबाई या मीटर पैमाने द्वारा उपयोग करके ज्ञात की जा सकती, नॉर्मल है। उसने कहा कि भाई 100 मीटर नापना हो, 1000 मीटर नापना हो, और 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर कितना होता है बताओ? 0.1 सेंटीमीटर। कितना होता है? तो स्केल में आप नापते हो ना 0.1 सेंटीमीटर, 10⁻³ मीटर कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो आप 0.1 सेंटीमीटर नाप सकते हो, नापते आए हो, 100 मीटर तक आप नाप सकते हो। क्लियर? 100 मीटर, 1000 मीटर ये लगभग नाप सकते हो। अब देखो, अब मैं आगे चलता हूँ वापस, क्या है की जाती है? 10⁻⁴ मीटर की लंबाई को यथार्थता से नापने के लिए हम क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अब उसने कहा कि छोटी आ गई, छोटी चीजें आ गई, तो उसके लिए किसका उपयोग किया भाई? वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया। ठीक है, 10⁻⁴, 10⁻³ मतलब 0.1 सेंटीमीटर तक तो तुम नाप सकते हो। स्केल की डंडी, स्केल की ऐसी डंडी होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तब ये पूरा कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। अरे होता है,
तो एक डंडी कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर, दूसरी डंडी 0.2 सेंटीमीटर, ये आपको पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने कहा कि 10 की घात -4 मीटर। अब देखो इस किताब अगर देखो या आपके दिमाग में 10 की घात -4 मीटर आप नहीं समझ पाओगे, या 10 की घात -3 मीटर आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन जैसे मैंने बोला 0.1 सेंटीमीटर आप समझ गए। यही किताब की कठिन भाषा को आसान भाषा में बनाना। इसका मतलब क्या है? तो सर बताओ, तो मैंने कहा इसका मतलब है 0.01 सेंटीमीटर, और छोटा जो ये है, जितना मिनिमम अपन नॉर्मल स्केल से नाप सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, इससे भी छोटा 0.01 सेंटीमीटर। तो इस ये नाप तो नहीं सकते, नहीं नाप सकते ना, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इसके लिए उपयोग क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। बात आ रही कि नहीं समझ में? वर्नियर कैलिपर्स होता है, वो बताया जाएगा आपको क्या होता है। इस पैनल पे पढ़ने का फायदा ये है, हर एक चीज आपको क्या करेगी, दिखाई जाएगी लाइव। मतलब वो यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल कर रहा होगा तो अपने को समझ में आएगा वो क्या कर रहा है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो इसमें अपन हर चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़े तो सही है। अब स्क्रू गेज मान के चलो इधर कोई वीडियो चला दिया वर्नियर कैलिपर्स का, तो आपको दिख जाएगा हर एंगल से वर्नियर कैलिपर्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा कौन सा है, स्क्रू गेज, इसको क्या कहते हैं, पेच मापी, क्या कहते हैं। तीसरा कौन सा है, गोलाई मापी, तीसरा कौन सा है, गोलाई मापी। क्लियर है भाई? तो जीरो, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ आपको पॉइंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इनकी जो है इसको क्या बोलते हैं, एक अल्पतमांक, क्या बोलते हैं, अल्पतमांक क्या होता है, इधर बताता हूँ आपको, तभी सारी चीजें क्लियर करें। अल्पतमांक, अल्पतमांक क्या होता है कि वह अल्पतम अंक जो कोई यंत्र माप सकता है उसे अल्पतमांक कहते हैं। संधि करी, बना ली, अल्पतम धन अंक, वह अल्पतम अंक जो कोई यंत्र माप सकता है उसे उसका क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। क्लियर भाई? तो मैंने कहा कि ये तो चलो नॉर्मल, ये तो मैंने कहा चलो बताओ मीटर स्केल, मैंने आपको लिखा, मैंने कहा मीटर स्केल का बताओ अल्पतमांक। तो आपने कहा कि सर मीटर स्केल से तो 0.01 सेंटीमीटर ही नाप सकते हैं, अल्पतमांक इतना ही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? फिर मैंने कहा चलो भाई वर्नियर कैलिपर्स बताओ, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसा है वर्नियर स्केल। तो आपने कहा सर वर्नियर स्केल में क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? तो और तो सर स्क्रू गेज भी होता है, स्क्रू गेज जिसको पेच मापी कहते हैं, क्या कहते हैं, पेच मापी। इसका क्या होता है, तो आपने कहा सर 0.001 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? नॉर्मल स्केल से ये काम हो जाएगा, और 0.01 तक नापना है तो वर्नियर से होगा, और 0.001 नापना है तो, अरे क्लियर है कि नहीं है? आ गया सिंपल पैमाना, वर्नियर पैमाना, वर्नियर स्केल, और तीसरा, तीसरा कौन सा, स्क्रू गेज या पेच मापी। एक्चुअली उसमें पेच घुमाना पड़ता है इसलिए उसको पेच मापी कहते हैं। ठीक है भाई? क्लियर? बात है समझ में? होता क्या है ये भी सुन लो। इनमें क्या होता है, डबल स्केल लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है, डबल स्केल होती है दोनों में। इसमें तो सिंपल डबल स्केल होती है, और उसको वर्नियर स्केल ही कहते हैं, वर्नियर पैमाना। मतलब एक नॉर्मल स्केल होती है ना, उसी के पास में एक छोटी स्केल और लगी हुई होती है, उस स्केल को कहते हैं वर्नियर पैमाना। क्या कहते हैं? उसी से इसका नाम क्या पड़ा, वर्नियर कैलिपर्स। क्या पड़ा, वर्नियर। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? इसमें क्या होता है, स्क्रू गेज या पेच मापी में घूमता है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा स्केल होती है वो होती है घूमने वाली वृत्ताकार स्केल। कौन सी होती है, पेच घूमेगा ना तो वृत्ताकार, जब देखोगे तब समझ में आएगा, अभी आप इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो बड़ी दूरियों का मापन, बहुत बड़ी दूरियां, सुनते जाना। जैसे किसी ग्रह तारे को नापना, मैंने यही कहा, किताब से वही चीज लिखी हुई है, तारे की पृथ्वी से दूरी प्रत्यक्ष रूप से किसी मीटर पैमाने की सहायता से मापी नहीं जा सकती, लिखा हुआ है। ऐसी दशा में महत्वपूर्ण विधि कौन सी, लंबन विधि, यही कहा। क्लियर भाई? का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई? ठीक है। जब आप किसी पेंसिल को अपने सामने पकड़ते हैं और पृष्ठभूमि के किसी विशिष्ट बिंदु के सापेक्ष पेंसिल को पहले अपनी बाईं आंख से, और ये देखो क्या है, देखो आपने रखा, मैंने मार्कर रखा, और मेरे बैकग्राउंड में मान के चलो मेरा कैमरा ढक रहा है, तो मैंने क्या किया, एक आंख बंद करके देखा तो कैमरे के इधर दिखी है मुझे, दूसरी आंख बंद करी तो कैमरे के इधर दिखी। मतलब क्या हुआ, देखो जब मैंने दोनों आंखों से देखा तो कैमरे को ढक रही है,
मैंने एक आंख बंद करी तो ये इधर शिफ्ट हो गई, दूसरी आंख बंद करी तो उधर शिफ्ट हो गई। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, ये विस्थापित हुई, क्या हुई, बात आ रही समझ में? क्लियर? ये विस्थापित जो हुई है, इस विस्थापन को क्या कहते हैं, लंबन। क्या कहते हैं? अरे बात आ रही समझ में? क्लियर? करके देखो आप अपने सामने ऑब्जेक्ट को, एक आंख बंद करके किसी भी चीज को पहले कवर करो, एक आंख बंद करके देखो, फिर दूसरी आंख बंद करके देखो, तो आपको विस्थापित हुई हुई दिखेगी। दिख रही है? ऐसा हुआ क्यों? कारण ऐसा हुआ, अपनी दोनों आंखों के बीच में एक दूरी है। क्या है भाई? अपनी दोनों आंखों के बीच में क्या है, दूरी है। इसको, दूरी को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। तो देखो सुनना, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, और उस कैमरे तक एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये त्रिभुज बनेगा इस तरह से। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? और ये जो लंबन विधि है इस त्रिभुज से सॉल्व होगी। ठीक है, तो समझना, इसके नोट्स मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिखवा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, लिखो 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 लिखो, हेडिंग डालो लंबाई का मापन। जब पढ़ ही रहे तो लिख ही लेते हैं, लंबाई का मापन। लिखो 0.1 सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक, सैकड़ों मीटर तक की दूरी, या कुछ मीटर लिख दो, कुछ मीटर तक की दूरी तो साधारण स्केल से नापी जा सकती है। साधारण मीटर स्केल या साधारण स्केल या साधारण कुछ भी लिख दो, साधारण मीटर स्केल से मापी जा सकती है। लेकिन चांद तारों तक की दूरी, लेकिन चांद तारों तक की पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से दूरी तथा कोशिका का आकार आदि, कोशिका का आकार आदि को साधारण मीटर स्केल से नहीं मापा जा सकता। लिखो इन परिसरों से बाहर की लंबाइयों को मापने के लिए हमें कुछ परोक्ष विधियों का सहारा लेना होता है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? ये लिखा हुआ है, इन परिसरों से बाहर की लंबाइयों को मापने के लिए हमें कुछ परोक्ष विधियों का सहारा लेना होता है। अब इसके नीचे लिखो अल्पतमांक। वह अल्पतम, वह अल्पतम अंक जिसका मापन, वह अल्पतम अंक जिसका मापन किसी मापक यंत्र द्वारा, किसी मापक यंत्र द्वारा किया जाता है,
अल्पतमांक कहलाता है। सीधी सीधी परिभाषा है, ठीक है ना, समझ में आई? कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब कोई किताब वाला लगेगा कि किसी यंत्र द्वारा वह छोटे से छोटा मान जो मापा जा सके, बात वही है, लेकिन अपन ने इसी का संधि विच्छेद कर लिया। तीनों लिख लो, तीनों लिख लो भाई। मीटर स्केल, वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज या पेज मापी। स्क्रू गेज, पेज मापी, और इसके बाद ये भी लिख देना एक गोलाई मापी या स्फेरोमीटर। गोलाई मापी स्लैश स्फेरोमीटर, इसका आ जाएगा यही वापस सेम ही आएगा 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भी लिख लो, चारों का लिख लो भाई। ठीक है, लिख लिया। अब हेडिंग डालो बड़ी बड़ी दूरियों का मापन। बड़ी दूरियों का मापन, इसमें ये पूरे लिखो, यहां से यहां तक लिख लो। बहुत बड़ी दूरियां, जैसे चलो मैं लिखाता हूँ, बहुत बड़ी दूरियां जैसे किसी ग्रह अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी प्रत्यक्ष रूप से किसी मीटर पैमाने की सहायता से ज्ञात नहीं की जा सकती है। ऐसी दशाओं में ऐसी दशाओं में एक विशेष विधि का उपयोग किया जाता है जिसे लंबन विधि कहते हैं। ऐसी दशाओं में एक विशेष विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, सहायता से नहीं की जा सकती। ऐसी दशाओं में एक विशेष विधि का उपयोग किया जाता है जिसे लंबन विधि कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े, बोलूं वापस, लिख लिया, चलो ठीक है। चलो लंबन विधि, अब ये देखो, ये सारी कहानी वही लिखी हुई है जैसे आपको देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा, पेंसिल की स्थिति में परिवर्तन होती है, इससे क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। क्लियर? तो आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखो, ये पूरा लिखो। जब आप किसी पेंसिल को अपने सामने पकड़ते हैं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लिखते जाना, ठीक है। जब आप किसी पेंसिल को अपने सामने पकड़ते हैं और पृष्ठभूमि के किसी विशिष्ट बिंदु के सापेक्ष पेंसिल को पहले अपने बाईं आंख ए से, ठीक है, दाईं आंख बंद रखते हुए देखते हैं, और फिर दाईं आंख दीवार के उस बिंदु के सापेक्ष पेंसिल की स्थिति परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है, इसे क्या कहा जाता है, लंबन कहा जाता है। लिखो, ये सब मैं समझा चुका हूँ। ये पूरा लिखो यहाँ तक, ये आता है सवाल लंबन वाला, ध्यान रखना। जब आप किसी पेंसिल को अपने सामने पकड़ते हैं और पृष्ठभूमि के किसी विशेष बिंदु के सापेक्ष पेंसिल को पहले अपनी बाईं आंख ए से दाईं आंख को बंद रखते हुए देखते हैं, तथा फिर दाईं आंख बी से बाईं आंख को बंद रखते हुए देखते हैं, तो आप पाते हैं कि दीवार के उस बिंदु के सापेक्ष पेंसिल की स्थिति परिवर्तित होती प्रतीत होती है, इसे लंबन कहा जाता है। पेंसिल की स्थिति में यह परिवर्तन, इसे क्या कहा जाता है, लंबन कहा जाता है। दो प्रेक्षणों के बीच की दूरी को
आधारक कहा जाता है। और इस उदाहरण में दोनों आंखों के बीच की दूरी क्या है? आधारक है। लिखा यहां तक? अब हेडिंग डालना, पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी ज्ञात करना। पृथ्वी से, अब हेडिंग डाल देना, पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी ज्ञात करना। हेडिंग डालो, पृथ्वी से किसी ग्रह की क्या ज्ञात करना? दूरी ज्ञात करना। हेडिंग डाल ली? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखो क्या है। इसके लिए बनाना पड़ेगा चित्र। ठीक है, क्लियर? चित्र बनाते हैं। मान के चलो ये बनाया चित्र अपन ने। ठीक है, ये है वेधशाला ए, ये है वेधशाला बी। ए व बी क्या है? वेधशालाएं। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो कोई प्लेनेट है पी। ठीक है, ये पृथ्वी है। क्लियर? तो पृथ्वी के यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी अपने को पता ही है, पता चल जाएगी। क्लियर? पृथ्वी का व्यास कितना है वैसे पता होना चाहिए। कितना है भाई व्यास? 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास कितना है? एक मिनट, पृथ्वी की त्रिज्या, एक मिनट में व्यास डबल हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर। ठीक है भाई, याद होनी चाहिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भाई? 6400 किलोमीटर। तो डायमीटर की बात करेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? उससे लगभग डबल हो जाएगा। ठीक, चलो जो भी दिया हुआ रहेगा मान लेंगे, बट जनरली अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसको देखा। ठीक है, देखो कैसे देखा, ऐसे रखा, और अपने को पता है, ध्यान से देखना, इससे जितना मुड़ा उतना कौन पता चल गया? अरे कौन पता चल गया? फिर इस बिंदु से क्या किया? ऐसे रखा, और इससे धीरे धीरे देखो, यहाँ से मैं सीधा देखूंगा तो मेरे को नहीं दिखेगा, धीरे धीरे मोड़ूंगा तो दिखेगा। अरे प्लेनेट दिखेगा ना, पृथ्वी से कुछ प्लेनेट दिखते हैं ऐसे, दूरबीन से देखे तो यह मेरे को क्या है? ये कौन पता चल गए, ये कौन पता चल गए, सुनना, तो ये कौन पता चल जाएगा। ठीक है, इस कौन को मैं क्या बोल दूँ? फाई फाई बोल देता हूँ। ठीक है, फाई फाई, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। अरे कुछ भी मान लिया इसको, ये फाई है, ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई है, ये 90 माइनस फाई है, तो इसका मान पता चल गया कुल मिला के। ठीक है, तो मेरा कुल मिला के था कि ये मेरे को ज्ञात हो गया, ये मेरे लिए ज्ञात है, ये दूरी मेरे लिए ज्ञात है। तो मैं पृथ्वी के किसी हिस्से से इस प्लेनेट की दूरी ज्ञात कर सकता हूँ। ये मान के चलो इस प्लेनेट की दूरी कितनी है? एस। वापस देखो मेरी बात को, वापस समझना। मैंने क्या कहा? दो वेधशालाएं हैं, दोनों वेधशालाओं से क्या किया अपन ने? उस प्लेनेट का कोण ज्ञात कर लिया देखने के हिसाब से। दोनों वेधशालाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, तो आपने थीटा ज्ञात कर लिया, ये दूरी ज्ञात कर ली। इस दूरी को मैं बोल देता हूँ बेस, बी। बी बोला हुआ है, ए बी को बी बोल दिया, बेस। ठीक है, ये जैसे ये कौन है? ये अपनी जैसे दो आंखें थी ना, ये दो आंखें हैं, दो आंखों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बेस या आधारक। क्या कहते हैं? बेस या आधारक। क्लियर? ये 6400 किलोमीटर साइड में रखना अभी। ठीक है, साइड में लिख देना, यहाँ भले लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख देना आर बराबर 6400 किलोमीटर। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये बी हो गई, बी मतलब ये क्या हो गया? आधार। ठीक है, आधारक कर दो इसको, आधारक। ये A1, ये बी, ये वेधशाला हो गई, ये प्लेनेट मतलब ये क्या हो गया? ग्रह हो गया। और ग्रह की पृथ्वी से दूरी ये कितनी होगी? एस। तो एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये कैमरा जब मैं देख रहा था तो भी एक त्रिभुज बन रहा था कि नहीं बन रहा था? तो त्रिभुज बन रहा है भाई। ठीक है, तो आप क्या करो? हेडिंग डाली, उसके बाद ये चित्र मत बनाओ, पहले ये लिखो। लिखो, लंबन विधि द्वारा किसी दूरस्थ ग्रह एस की दूरी, दूरस्थ ग्रह, ग्रह का नाम इसने कितना ले लिया? एस। तो अपन इसको चेंज कर देते हैं, ग्रह को दे दिया नाम एस, और ये दूरी कितनी दे दी? डी। अपन इसी के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है भाई, नामकरण तो देखो यार, नामकरण अपने हाथ में, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी दे सकते हैं। तो अपन ने यहाँ चलो प्लेनेट को एस बोल दिया, तो लिखो लंबन विधि द्वारा किसी दूरस्थ ग्रह एस की दूरी डी ज्ञात करने के लिए, लिखो मैं अब बता रहा हूँ धीरे, ऐसे मत लिखना, मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना।
लंबन विधि द्वारा किसी दूरस्थ ग्रह S की दूरी D ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम लिखो, सर्वप्रथम हम पृथ्वी पर दो वेधशालाओं A तथा B से सर्वप्रथम पृथ्वी पर दो वेधशालाओं A तथा B से उस ग्रह S को एक ही समय पर देखते हैं, S को एक ही समय पर देखते हैं। वेधशाला A तथा B के बीच की दूरी लिखा नहीं लिखा? वेधशाला A तथा B के बीच की दूरी AB बराबर, वेधशाला A तथा B के बीच की दूरी AB बराबर B है। अब लिखना इन दोनों, ये सब छोड़ देना, इन दोनों स्थितियों से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण लिखो, इन दो स्थितियों से ग्रह की प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण माप लिया जाता है। जो कि थीटा है, माप लिया जाता है, लिख लो, माप लिया जाता है या माप लिया जो कि थीटा है। जिसे चित्र में कोण ASB, जिसे चित्र में कोण ASB से दर्शाया गया है, जिसे चित्र में कोण ASB से दर्शाया गया है तथा इसे लंबन कोण या लंबन कोण कहते हैं, इसे लंबन कोण कहते हैं। लिख लिया तक? समझ में आया? देखो भाई, जो चित्र है वही लिखा, अपन ने क्या किया, S है, A है, B है, ठीक है, अपन ने कहानी लिख दी, ये B बता दिया, ये प्लेनेट बता दिया, दूरी D बता दी, और उसने कहा कि क्या क्या प्रेक्षण दिशाओं से मैंने बता दिया कैसे। देखो कौन कैसे, जैसे देखो, अब मैं दूरबीन मैंने ली और मैं दूरबीन से ऊपर देखूंगा, छत पे हूँ, मान लो मेरी छत पे दूरबीन लगी हुई है, तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर देखूंगा, कुछ नहीं दिखेगा, तो मैं क्या करूंगा, इस दूरबीन को एंगल पे मोड़ूंगा कि नहीं मोड़ूंगा, तो मुझे एंगल पता चल जाएगा। जब मुझे ये एंगल पता चल गया तो मुझे ये एंगल भी पता चल जाएगा। जब मुझे ये एंगल पता चल गया तो बीच वाला लंबन कोण पता चल जाएगा ना। जब मुझे ये पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा, फिर ये पता चल जाएगा, फिर ये चित्र बनाओ। अरे क्या बना रही है तू, है बोर्ड थोड़ी बनाना है, चित्र बना ताकि दिखे तो सही। सीरियसली ले, अभी 11th 12th है, ध्यान रखना। ये तो आंखें तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए बताई, ये मत बनाना, सिर्फ गोला बनाओ, ए बनाओ, बी बनाओ, वेधशाला बता दो, और ये ले लो एस ग्रह थीटा डी बी, बस। हो गया, चित्र बना लिया, क्लियर भाई। अब अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन और एक्सप्लेन करते हैं। देखो अब मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो क्या है, अब यहाँ पे अपने को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से। ये ऐसा त्रिभुज बना बना, ठीक है, इस त्रिभुज का ये तो हो गया एस, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये कौन हो गया थीटा, ये होगी दूरी डी, और ये हो गया बी। अब आप ये देखो कि ये डी मुझे पता है,
ये तो क्या ज़्यादा ज़्यादा 6400 का डबल मान लिया उतना ही, पर ये तो बहुत हजारों करोड़ों किलोमीटर में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब भी क्या होता है, यहाँ पे मैं ये शर्त बता सकता हूँ, क्या है, क्योंकि b जो है बहुत कम है d से, कह सकता हूँ b बहुत कम है ना, ये तो दूरी बहुत ज़्यादा है, ये दूरी तो अपन नाप सकते हैं, पर ये दूरी तो नाप नहीं सकते ना नॉर्मल स्केल से, तो b लेस देन d। क्लियर? तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो यहाँ अपने को लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, क्योंकि ग्रह की दूरी, ठीक है, क्या है, बहुत, क्या है भाई, अधिक है, अर्थात, अर्थात लिख देता हूँ इसको, अर्थात b इज लेस देन d, या क्या कहें इसको, b बट्टा d इज लेस देन 1, बट्टे में चला गया ना, तो b बट्टा d लेस देन 1। क्लियर? यहाँ तक ठीक है भाई? है? इसका मतलब थीटा बहुत कम है। अरे भाई थीटा भी कम हो गया ना, ये जितना कम होगा तो थीटा भी कम हो जाएगा, इसका मतलब थीटा भी बहुत कम है। ऐसी दशा में, सुनना, ऐसी दशा में हम ए बी को चाप ए बी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं? ए बी को मैं छोटा सा चाप मान सकता हूँ ना, ऐसे मान लो ये चाप ही है। अरे क्लियर है कि नहीं है? देखो कैसे, इधर देखना, ये बहुत कम दूरी है, अब यहाँ तक मैं ऐसे सीधी रेखा खींचूं, ये हल्का सा ऐसे चाप दे दूं, बात तो वही है ना, दूरी बहुत ज़्यादा है, बेस बहुत कम है, इसलिए अगर ये बेस को मैं चाप मानूं तो चलेगा। फिजिक्स में ये चलता है, कोण जब कम होता है तो फिजिक्स में चाप को भुजा, भुजा को चाप मान सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, हम ए बी भुजा को क्या मान सकते हैं, चाप मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर भाई, यहाँ तक सबको चाप मान सकते हैं। अतः, ठीक है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या सबको पता है, कोण कितना है भाई, थीटा, चाप कितना है, ए बी, और चाप ए बी है तो चाप क्या है, ए बी बटा त्रिज्या कितनी है, डी। अरे ये फिर त्रिज्या हो जाएगी ना, अरे ये अगर ऐसा बनेगा तो ये त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर? और इस चाप थीटा बराबर इस चाप ए बी को कितना है, बी, बी बटा डी, मेरे को ज्ञात क्या करना है, डी, तो मैं डी इधर भेजूंगा और बी के नीचे क्या आ जाएगा, थीटा। और थीटा में कभी भी जब कैलकुलेशन में थीटा डायरेक्ट यूज कर लो साइन कॉस के अलावा, तो ये थीटा हमेशा रेडियन में होता है। क्यों? क्योंकि रेडियन एक संख्या होती है। अरे बात आ रही कि नहीं, मैं यहाँ डिग्री में नहीं लूंगा, मैं किस में लूंगा, रेडियन में लूंगा। क्यों? क्योंकि रेडियन को डायरेक्ट मुझे पता है। क्यों? क्या पता है, 180 कितना होता है, पाई, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, मतलब 3.14 संख्या। ठीक है, तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना थीटा किस में है भाई, रेडियन में, ऐसे लिखूंगा पीछे। तो अतः आ गया डी, दूरी ज्ञात हो जाएगी। अतः आधारक बी तथा थीटा ज्ञात होने पर हम डी ज्ञात कर सकते हैं। ये अंतिम लाइन लिखनी है, लिखो। ये सवाल आता है भाई, ध्यान रखना, 2 से 3 नंबर का। जो मैंने उधर लिखा है ना पूरा, वहां से, क्योंकि ग्रह की दूरी,
ठीक है, क्लियर, यहाँ तक आया समझ में? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो यही है, ये सारी कहानी यही लिखी हुई है, डी बराबर बी बटा थीटा, थीटा रेडियन में, ऐसा ये चित्र बना लेना भले ही, ठीक है, क्लियर। अब अपने क्या ऐसा कैसा अपने को क्या पढ़ना है, मान के चलो कि पृथ्वी से किसी ग्रह का क्या ज्ञात करना है, व्यास ही ज्ञात करना, क्लियर। तो इसका उल्टा हो जाएगा, अब क्या करना, किसी ग्रह का व्यास ज्ञात करना है। तो मैंने कहा भाई चांद बड़ा दिखता है, तो मैंने ये रखा ऐसे, सुनते जाना। मैंने कहा कि भाई चांद की तरफ, चांद मान के चलो इधर ही है, ठीक है, तिरछा होगा चांद दिखेगा तो मान के इधर ही है। तो चांद को मैंने क्या किया भाई, बिल्कुल पॉइंट देखा। अब मैं चांद की बाउंड्री को एक देखा एक से, और चांद की बाउंड्री को उसी एंगल से दूसरे से देख लिया। तो मुझे पता चल गया ना, मैंने इसको यहाँ से यहाँ कितना घुमाया है, तो मुझे कौन मिल गया। अब देखो अब त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज कैसे बना, ये चांद है, कल पढ़ेंगे वैसे इसको, आज तो बस बता देता हूँ। ये मान के जो चांद है, तो यहाँ से अपनी दूरबीन है मान लो, तो दूरबीन से क्या किया, एक एंगल से इधर देख लिया और एक एंगल से इधर देख लिया, ये कौन अपने को पता चल गया, ठीक है। और चांद से पृथ्वी के चांद की दूरी, अगर ये दूरी अपने को पता है क्योंकि चांद पास में ही है, तो क्या है, दूरी अपने को क्या है पता है भाई। चांद में तो क्या होता है, ये जाते रहते हैं मिशन, तो डिस्टेंस तो पता ही, तो ये डिस्टेंस अपने को पता है, ये थीटा अपने को पता है, तो क्या अपन उसका बेस निकाल सकते हैं, और निकाल लेंगे ना, तो ये अगला टॉपिक ही है, ये अपनी अगली क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।